नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा कहने से पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का आज पावन पवित्र जन्मदिन है। उनके प्रति अपनी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ उनको सत सत प्रणाम करता हूं। आज जो भारत हमको मिला है उसका प्रथम नींव का ईंट उन्होंने रखा था। एक नवनिर्मित और अभी अभी आजाद हुए देश को इस बुलंदी तक पहुंचाने की जो बुनियाद रखी थी उन्होंने, उसको राष्ट्र भूल नहीं सकता। उनके स्मृतियों को प्रणाम और उनको शत शत प्रणाम। मित्रों, आज तो एक ही मुद्दा है, बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम और ये क्यों हुआ, इसका विश्लेषण। मित्रों, मैं आपको पता है कि मैं रोज किसी न किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विवेकानुसार, अपने समझ के अनुसार आपके सामने अपनी बात रखता हूं और आदर प्रेम देवी जी को सादर प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज परिणाम आ गया। कौन कितना सीट जीता वो अब सवेरे से चल रहा। मैं भी आज 3 बार था, 8 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक मैं लगातार था। तो अब मैं उस पर क्या बोलूं, यह क्यों हुआ, यह बड़ा जरूरी है। मित्रों, मैं किसी भी विश्लेषण से पहले आधार की जानकारी लेना चाहता हूं। मैं अंजना कश्यप नहीं हूं कि कान में प्रोड्यूसर ने बोला और हमने आपके सामने उसको रख दिया। नहीं, ऐसा मैं नहीं करता। मैं अपने समझ से उस जानकारी को प्राप्त करता हूं। अपनी जो बुद्धि विवेक आपके आशीर्वाद से मिला है उस पर सोचता विचारता हूं, तब बात रखता हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों पर मैं आंख मूंद करके भरोसा कर लेता हूं कि अगर इन्होंने कहा है तो ठीक ही होगा। अब जैसे आज परिणाम के पहले ही कल ही कहा गया था कि अगर कुछ इधर उधर होता है तो युवा रोड पर आ जाएंगे, फलाना ढिमाका वगैरह वगैरह। हर विपक्ष का मतलब महागठबंधन का नेता कहता था कि बम पर सुपड़ा साफ हो रहा है, एनडीए है ही नहीं कहीं। खैर, वो उनका राजनीतिक कहना भी था। अब मेरे मन में है कि भाई वाकई ये जो परिणाम है वो है या जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं वो है। तो मैंने अजीत अंजुम के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर जोगिंदर यादव का एक साक्षात्कार देखा। उसके बाद मेरे मन से संशय खत्म हो गया, क्योंकि अजीत अंजुम के क्रेडिबिलिटी पर, उसके ईमानदारी पर मैं रत्ती भर भी संदेह नहीं करता कि अजीत अंजुम मोदी और योगी विरोधी आदमी है, पूरा भाजपा विरोधी है। मुझे इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है, एकदम पूरा भरोसा है मुझे अजीत अंजुम पर। और जोगिंदर यादव तो खुले कहता है कि मैं महागठबंधन के लिए स्लॉट तैयार करता हूं, कांग्रेस के लिए मैंने पूरा किसान आंदोलन तैयार करके दिया था, फसल नहीं काट पाई, मेरा तो उद्देश्य ही है कांग्रेस का भला करना। वो आम आदमी पार्टी में भी कांग्रेस के लिए घुसा हुआ था, वो तो कहता है, उसका कोई छुपा है नहीं। तो 2 मोदी विरोधियों का बयान आपके सामने रखूंगा, आपको शीशे की तरह से साफ हो जाएगा। अजीत अंजुम ने कहा कि भाई जोगिंदर यादव, यह क्या हुआ इस पर आप बताएं। तो जोगिंदर यादव के शब्द जो बोल रहा हूं मैं, जोगिंदर यादव का शब्द है। जोगिंदर यादव कहा कि देखो भाई, आप भी बिहार में थे, मैं भी था, मुझे आज बड़ा अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है, बड़ी दुखी मन से मैं कह रहा हूं कि मैंने पूरे बिहार का दौरा किया था। और भाई, टीवी में क्या बोला जाए वो अलग बात है, लेकिन जमीन पर मुझे कहीं महागठबंधन नहीं दिखे। हर जगह एनडीए था, लेकिन इतना आ जाएगा यह तो खैर अप्रत्याशित है। लेकिन फिर भी इसको तंत्र का दोष देना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगा। यह विचार के योग्य बात है कि कहां कमी रह गई और क्या किया जाए। जोगिंदर यादव आगे कहता है कि पहले तो यह है कि आप एक होकर के नहीं लड़े, और दूसरा कि जो एनडीए गठबंधन है वो अभी देश की सबसे बड़ी, सबसे विश्वसनीय और सबसे भरोसेमंद गठबंधन है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये जोगिंदर यादव कह रहा है। हालांकि मैं भी यही कहता, लेकिन मेरे से ज्यादा जोगिंदर यादव के बात को आप प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि वो मोदी विरोधी है। मेरे पर तो मोदी पक्ष का इल्जाम लगता है। कई मेरे लोग कहते हैं कि यार आप पत्रकार बेमतलब कहते हो, आप तो भाजपा का पक्ष रखते हो, तो मैं अपना वाला हटा देता हूं। यह जोगिंदर यादव का शब्द है। और विधिवत चुनाव लड़ने की जो सलाहियत है भारतीय जनता पार्टी में, वो किसी में नहीं। आगे मैंने जोगिंदर यादव को सुना ही नहीं, क्योंकि अब मुझे जरूरत ही नहीं थी। और अगर मैं सुना भी होऊंगा तो उसी का 20 मिनट कह दूंगा तो अपनी बात क्या करूंगा। फिर लोग जोगिंदर यादव का इंटरव्यू क्यों नहीं देखेंगे, मेरा क्यों देखेंगे।
और मेरा तो मानना है कि और चैनलों पर जो नहीं होता वही इस पे विश्लेषण किया जाता है। तो अब मेरा आकलन जो है कि क्यों महागठबंधन चुनाव हार गए, पहले जीत वाले की चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, एनडीए गठबंधन न पूरे गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ी। मतलब जहां जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार खड़ा था वहां भाजपा ने भरपूर वोट दिया, रामविलास पासवान के पार्टी ने वोट दिया, जीताराम मांझी के पार्टी ने दिया, कुशवाहा के पार्टी ने दिया। मतलब सभी ने मिल करके मतदान दिया। उन्होंने निशान नहीं देखा, पार्टी नहीं देखा, उन्होंने कहा एनडीए का आदमी है। जबकि उसके उलट महागठबंधन के लोग कौन कौन कहां कहां फ्रेंडली फाइट कर रहा है और कहां कहां फाइट कर रहा है, यह बिहार के जनता को पता ही नहीं चला। इसीलिए उन लोगों को वोट पता न चलने के बराबर मिला और अब पता चल गया कि आप हार गए। दूसरा और महत्वपूर्ण बात, अमित शाह पूरा बिहार में डेरा डाले हुए थे। कहीं भी उनको किसी भी बगावत की गुबराहट भी आती थी, स्वयं वहां जाकर के उसको न्यूट्रलाइज करते थे। 100 से भी ज्यादा बगावती उम्मीदवारों को बैठाया उन्होंने। कैसे बैठाया, कैसे बैठाया, क्या करके बैठाया, ये उनका चपलता है। लेकिन यह जरूर है कि चुनाव होते होते तक कोई भी एनडीए का बागी मैदान में नहीं था, वो सबके सब सरेंडर कर लिए थे। इसकी शुरुआत किया उन्होंने अश्विनी चौबे के बेटे से। अश्विनी चौबे का बेटा बड़ी भीड़ के साथ रैली किया, पर्चा दाखिल कर दिया कि मैं आऊंगा। एनडीए गठबंधन के जो नेता थे वो उतना भीड़ लेकर के नहीं गए। अमित शाह ने सबसे पहला विकेट अश्विनी चौबे के बेटे का गिराया, बोला आओ। और क्या कह के दिए वो मैं नहीं जानता, बट हकीकत थी कि अश्विनी चौबे का बेटा आया और बोला कि परिवार में बगावत होती है, नाराजगी होती है, लेकिन अब परिवार के साथ है, एनडीए को जिताएंगे। परिणाम एनडीए की जीत। तो यह एक रणनीति और चपलता का काम है। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 365 दिन 24 घंटे राजनीतिक मोड में रहती है, चुनाव लड़ने के मोड में रहती है। उसके लिए खाली टाइम और युद्ध का टाइम नहीं होता, वो हर दिन युद्ध का टाइम है। वो फौज की तरह से तैयारी करती रहती है। अगर फायरिंग नहीं हो रहा है तो प्रैक्टिस कर रही है, प्रैक्टिस नहीं हो रहा है तो एक्सरसाइज कर रही है, सोई नहीं है। उसके उलट महागठबंधन के लोग जब चुनाव सर पे है तो आप विदेश दौरे पर गए हैं, चुनाव की अंतिम तिथि है, कई बार कई नेताओं पर आचार संहिता का केस लग जाता है कि आप तय समय से ज्यादा देर तक बोल दिए, लेकिन कहते हैं कि चलो केस वेस देख लेंगे, जितना ज्यादा लोगों के सामने रहने बात रख रहे हैं, और आप जंगल सफारी कर रहे हैं। इन सबसे बड़ी बात जो हुई, जो मेरे समझ में आया, वो यह कि तेजस्वी ने पूरे 5 साल ईमानदारी से प्रयास किया अपना मुद्दा बनाने का, नीतीश कुमार के विरुद्ध मुद्दा खड़ा करने का। वो सफल होता क्या होता वो तो परिणाम के बाद पता चलता। लेकिन जैसे ही बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट राहुल गांधी को लगी, राहुल गांधी ने एक मनगढ़ंत मुद्दा उठाया, वोट चोर गद्दी छोड़, और पूरा 16 दिन तक बिहार में तेजस्वी को अपने गाड़ी के बोनट पर बैठा करके उसके पूरे मुद्दे को उसके मन मस्तिष्क में, बिहारियों के मन में से हटा दिया। और पूरा 16 दिन तक तेजस्वी के किसी मुद्दे को जनता के सामने आने ही नहीं दिया, सिर्फ अपना वोट चोर का मुद्दा रखा। बिहार के लोग छोड़ो, तेजस्वी खुद ही भूल गया कि मैंने पूरे 5 साल तक कौन कौन सा मुद्दा अपनाया था। जब उसको लगा कि यार ये तो बड़ा गलत हो गई, रणनीति तो उससे भूल हो गई, तब तेजस्वी अकेले पत्रकार वार्ता किया, लोगों से मिला और चांद पर प्लॉट देने के अलावा बाकी सब कुछ घोषित कर दिया। लेकिन विश्वसनीयता, एक तरफ मोदी का विश्वसनीयता और एक तरफ लालू जी का है, दोनों में कोई तुलना ही नहीं है। लोगों ने कहा तो लालू का ही बेटा है, उस पर लोगों ने भरोसा नहीं किया। लेकिन फिर भी बिहारियों के मन में कुछ मुद्दा आया कि वो तेजस्वी ने तो यही सब कहा था, दवाई पढ़ाई ये सब। तब मेन चुनाव के एक दिन पहले राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी का एक वीडियो विश्लेषण पत्रकार वार्ता करके बुला के लगा दिया और कहा कि मोदी वोट चोरी से जीता है, आप वोट दो ना दो, चोरी से मोदी जीते हैं।
अब बिहारियों को मन में आया कि जब चोरी से जीतेगा तो हम ईमानदारी से उसको वोट दे दें, क्योंकि कोई भी आदमी जीतते हुए आदमी के साथ रहना चाहेगा। ऐसे आदमी के साथ क्यों जाएगा जो हार रहा है, क्योंकि उसको उस आदमी से काम करवाना है। अब मैं विधायक बन जाऊंगा क्योंकि तूने तो मेरे को वोट नहीं दिया था, तो मैं तेरा काम नहीं करूंगा। नहीं भाई, मैं आप ही को वोट दिया था, लो मेरा वोट देख लो, मोहर मार के बता रहा हूं। तो यह सब आधार बना जनता दल यूनाइटेड के विरुद्ध माहौल बनाने का असफलता का। उसके अलावा भी कुछ चीजें आई जो लोगों का ध्यान नहीं गया, वो मैं कुछ बातें आपको बताता हूं। तेजस्वी यादव के पार्टी पर यह इल्जाम लगा कि यह जंगल राज वाली पार्टी है। मैंने बीसीओ चैनल पर यह बात बोला कि तेजस्वी का उसमें क्या योगदान था, जिसको लालू प्रसाद 1990 से 2005 तक शासन किए और जंगल राज चलाए। उस वक्त तो तेजस्वी तीसरी कक्षा में पढ़ रहा था, उसे तो पता नहीं होता कि कोई हमारा बाप मुख्यमंत्री भी है, कहीं कुछ है भी, इसमें इसका क्या योगदान था। आप तेजस्वी की बात करो, लेकिन तेजस्वी को यह बात अच्छी नहीं लगी कि भाई राकेश परमार कैसे मेरे को मेरे बाप सोलह कर सकता है। फिर तेजस्वी ने वही सूरज भान के बीबी को टिकट देना, वही और लोगों को जिसको लालू प्रसाद यादव अपने साथ रखते थे, जिनका संरक्षण करते थे, उन सबको जब टिकट दिया तब जनता के सामने उसके लिए कहने योग्य बात ही नहीं रह गई थी कि मैं अलग हूं, लालू अलग है। नहीं, ये लालू ही है और इसका आने का मतलब जंगलराज की वापसी है और नीतीश कुमार का सुशासन का प्रतीक, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपका नीतीश कुमार से नाराजगी हो सकती है, नीतीश कुमार से आप इत्तेफाक रखें ना रखें, अपनी मर्जी, लेकिन एक बात तो आप मानेंगे कि नीतीश कुमार 1990 से लेकर के आज तक शासन में है, केंद्र में मंत्री थे, अब प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, बीच में कुछ दिन खाली ले लिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार पर किसी तरह का कोई निजी आरोप नहीं लगा हुआ है। देश के किसी भी कोने में नीतीश कुमार का मकान नहीं है, जो गांव का पैतृक मकान है और या जो पटना का सरकारी आवास है, उसके अलावा उनके पास कोई गाड़ी बंगला ऐसो वैस का सामान नहीं है। मतलब भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। नीतीश कुमार के समझ में किसी भी अपराधी का संरक्षण देने का आरोप नहीं है, किस अपराधी का संरक्षण हो। अनंत सिंह पर एक झूठी इल्जाम लगी गोली चलाने का, दुलारचंद की हत्या, 1 मिनट में गिरफ्तार हुआ, रात में बोला उठा के बंद करो इसको, हम पर इल्जाम लगे, हमें बर्दाश्त नहीं कर सकता, बंद हो गए वो। जबकि पहले डेट में अनंत बरी होंगे, जिस तरह की सर्कमस्टांसेस थी, अनंत सिंह वहां नहीं थे, इल्जाम नहीं थे, लेकिन कोई बात नहीं, अनंत सिंह के जेल जाने न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया की बढ़ेगी बल्कि हुई प्रशासन पर पकड़ का बात गया। इन सब को लेकर के लोगों ने कहा कि नहीं भाई, ये लालू है और ये नीतीश है। दूसरा, नीतीश कुमार पर, नीतीश कुमार के ही गठबंधन के लोगों ने अपने बहू को टिकट दिया, पत्नी को दिया, अपने भाई को दिया, दामाद को दिया, समधी को दिया। नीतीश कुमार चाहते तो निशांत को टिकट दे सकते थे, राज्यसभा भेज सकते थे, एमएलसी बना सकते थे, मंत्री बना सकते थे, कोई नहीं रोकता। इस पोजीशन में नीतीश आज भी है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के लिए कोई व्यवस्था नहीं दी, मतलब परिवारवाद का भी इल्जाम नहीं। तो इस तरह के बेदाग छवि वाले के साथ आप लड़ रहे हैं और अपने बाप की लेगेसी को लेकर के लड़ रहे हैं, तो कोई तुलना ही नहीं है। बिहारी क्यों आपको वोट देगा? और जो सबसे बड़ा काम किया वो यह कि लालू प्रसाद के पार्टी के लोग सड़कों पर उत्पात मचाना शुरू कर दिए थे। उसका एक जीता हुआ एमएलए जो कि मंत्री भी था, उसने पत्रकारों को कहा कि देखिए, अब सिंह, तिवारी, पांडे, राय, मिश्रा, गुप्ता, अब ये लोग बिहार में रहेंगे, इन लोगों को भगाएंगे नहीं, लेकिन अब आपका चलेगा नहीं बिहार में, तो वह बहिर का बेटा का चलेगा, यादव का शासन चलेगा भैया, थाने से लेकर के प्रशासन तक यादव की चलेगी। आप रहिए, आपको भगाएंगे नहीं। मुझे ये शांत कर रहा है कि भगाएंगे नहीं तुमको। वो पूरे भूरा बार को लालू प्रसाद तो साफ करने की बात कह रहे थे, या साफ करने की कही रहा था। उसका एक और विधायक बोला कि आपको पता है लालू जी का संकल्प था भूरा बार साफ करना, हमारे प्रयास के बाद भी नहीं हुआ, अब की शासन आएगी तो पूरे भूरे बार को साफ कर देंगे। सबसे बड़ा दुखद रहा, राजद के मंच पर एक नाबालिग बच्चा कट्टे की बात कर रहा था और राजद के सारे नेता कार्यकर्ता ताली बजा करके हंस रहे थे। यह तो रहा मंच और माइक का। हम लोगों के साथ टीवी डिबेट में जो उनके प्रवक्ता आते थे, वो सिर्फ गाली देना
और बदतमीजी कर रही हो। एक दो महिलाएं थी, जो मैं नाम नहीं रखूंगा, उनके पास एक ही हथियार था कि एंकर को गाली दे, तू दलाल है, तू फलाना है, तो ये है। मतलब इतनी गंदे और अश्लील शब्द की तो मैं अपने यूट्यूब में भी नहीं कर सकता। वो अभी एक कारण था कि भाई इसकी महिला है जिसको शालीनता का ओढ़न ओढ़े रहना चाहिए, यह गाली दे रही है। तो यह अगर पावर में आएगी, विधायक बन जाएगी, मंत्री हो जाएगी, तो ये क्या क्या करेगी? यह सब आधार बना राष्ट्रीय जनता दल को हारने का, और शालीनता और सुशासन बना एनडीए गठबंधन के जीतने का। मित्रों, अब एक बात मैं अपनी तरफ से कह देता हूं। मैंने हमेशा से कहा है कि 25 से 30 नीतीश घोषित है, लेकिन रहेंगे नहीं। और अब ऐसा रिजल्ट आया है कि नीतीश कुमार को पलटी मारने की पोजीशन में भी नहीं लाया है। 85 सीट नीतीश कुमार को मिला है और 34 सीट लालू प्रसाद को। दोनों मिल करके भी बहुमत के आंकड़ा को नहीं छू रहा है। जबकि अगर नीतीश कुमार पलटी मारने के विषय में सोचेंगे और 85 के 85 भी अगर लेके जाएंगे, तब भी भारतीय जनता पार्टी को 90 सीट मिला हुआ है। 22-23 सीट मिला हुआ है रामविलास के बेटे को, हमको और कुछ लोगों को मिल करके मतलब मार्जिन से 2-1 कम हो रहा है। और अगर ऐसी स्थिति आएगी तो राष्ट्रीय जनता दल दो फाड़ हो जाएगा और नीतीश कुमार अपने हाथ में कटोरा लेके बैठे रहेंगे। तो अब नीतीश कुमार के हित में भी है कि पलटिए मत, एक होकर के खड़ा रहिए। अगर दिल्ली में मोदी को आपकी जरूरत है, तो उससे ज्यादा बिहार में आपको जरूरत है भाजपा की और मोदी की। तो अब नीतीश कुमार भी हैंकी पैंकी नहीं करेंगे, पेंडुलम की तरह से डोलने डुलने की स्थिति में अब नहीं है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो 42 सीट लेकर के जिस कमजोरी में थे, उससे ज्यादा कमजोरी में आज हो गए हैं। राजनीतिक की समझ वाले लोगों को यह बात समझ में आएगी। अब कोई आदमी कहेगा कि राकेश 42 सीट वाला आदमी 85 सीट पर कैसे दुगना सीट जीता है, कमजोर कैसे हुआ? वो इसलिए कि तब 42 सीट था तो 85 सीट जनता दल के पास था, और जनता दल और ये दोनों मिलकर के मार्जिन वोट ले आ रहे थे। अब जनता दल की स्थिति इतनी खराब हो गई कि 85 मिल करके मैजिक नंबर तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो किसी भी स्थिति में सरकार बनेगी तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनेगी, और अगर भाजपा के सहयोग से बनेगी तो भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। यह बात मान लीजिए, मेरी राजनीतिक सोच को सलाम करिए, आशीर्वाद दीजिए, मेरे को अपना शुभकामना दीजिए, देख लीजिए। वो बेशक हो सकता है कल नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं, ले लेकिन आएगा तो भाजपा ही है। अब उसका दो रिजल्ट हो सकता है, या तो कोई आदमी जनता दल यूनाइटेड को तोड़ करके भाजपा में मिले और नीतीश कुमार को अलग छोड़ दे, या नीतीश कुमार सह सम्मान कहे कि अब मैं बुजुर्ग हो गया हूं, अब मैं रिटायर कर रहा हूं और किसी होनहार के लिए सीट छोड़ रहा हूं, इसमें इज्जत रहेगी। नहीं तो पार्टी तोड़ करके बेइज्जत होगी, जिस तरह से बाला ठाकरे के परिवार को भाजपा ने किया है। आपकी भी वही दुर्गति होगी अगर आप इज्जत के साथ नहीं छोड़ेंगे। तो 25 से 30 क्या रहेंगे नीतीश, अब यह देखने वाली बात होगी और मेरे राजनीतिक सोच की परीक्षा भी होगी। मैंने कहा था कि जनसुराज कहीं नहीं है, तो अब उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं, दिन भर बोल चुका हूं, इस पर क्या बोलूं। लेकिन एक बात अंतिम में बोल रहा हूं कि लालू परिवार के हार का 4 आधार है। पहला, लालू परिवार के लेगेसी को तेजस्वी आगे बढ़ाए, मतलब अपराध और अपराधियों का संरक्षण। दूसरा, उसके कार्यकर्ताओं का सड़क पर बदतमीजी और प्रवक्ताओं का टीवी पर बदतमीजी। और तीसरा कि पार्टी अंत तक सामंजस्य बना करके नहीं लड़ी। और सबसे घोर ब्लंडर मिस्टेक हुआ, जिस आदमी को उप मुख्यमंत्री प्रस्तावित किया था वो एक भी सीट नहीं निकालेगा, कहीं जमानत नहीं बची। तो एक ऐसे आदमी को उप मुख्यमंत्री बना रहे हो जो एक भी सीट नहीं निकाल रहा है, तो यह तुम्हारी राजनीतिक मजबूरी और चपलता दोनों की परीक्षा है। यह सब आधार बना हार का। लोग कुछ भी कहेंगे कि यह होगा वो हो गया, लेकिन लोगों का काम है कहना,
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने वालों को कहने दीजिए। बिहार वासियों की जीत है, बिहार की जीत है, बिहार के उज्जवल भविष्य की जीत है और अपराध का हार है, अपराधियों का हार है, गुंडई और दमनकारियों की हार है। यही बिहार में हुआ है और अब यह देश में भी होगा। उत्तर प्रदेश में तो हो ही गया है। इन्हीं शब्दों के साथ बिहार वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने एक बहुत बढ़िया सरकार चुना है। एक असरदार सरकार आपको आपके मन भावनाओं के तहत काम करे, इस उम्मीद के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। जय बिहार।